आज का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 16 है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, जिसका नाम है मैनेजिंग डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। और ऐसे प्रोजेक्ट जो कि ट्रबल्ड हों, परेशान कुन हो, ऐसे प्रोजेक्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे। इसमें जो सर ने अहम टॉपिक बताया था वो ये था कि हमने रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ट्रबल्ड प्रोजेक्ट या फिर डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट होता कौन सा है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी जो परफॉर्मेंस हो ना वो इस हद तक जो है ना वो ख़राब हो जाए कि अगर अब परफॉर्मेंस पे काम किया जाए या उसको कंटिन्यू किया जाए तो उसका जो मकसद हो, यानी कि उसका जो रिज़ल्ट हो, कंक्लूजन हो, वो फेलियर ही हो। ठीक है। अब इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास यानी कि क्वालिटी, शेड्यूल, बजट और स्कोप हो गया और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो गई, स्कोप मैनेजमेंट हो गई। अगर ये तमाम जो है ना एक्सीड कर जाएं, एक एक्सेप्टेबल टॉलरेंस लेवल होता है ना, उससे भी एक्सीड कर जाएं। ठीक है। और इन चीज़ों की मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, आगे पीछे हो जाए, यानी कि वो क्वालिटी, वो शेड्यूल, ठीक है, वो बजट की मैनेजमेंट, ठीक है, और वो स्कोप, जिससे कि स्कोप क्रीपिंग वाला मामला हो जाए। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट हो जाए वो हमारे पास डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट जो है वो कहलाता है। ठीक है। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे पास जो फेलियर होता है ना वो बहुत हाई रिस्क ले लेता है। ठीक है। और सक्सेस का जो रिस्क होता है वो बहुत ही मामला जो है वो इस तरह से अगर हो जाए तो वो ख़राबी है। ठीक है। तो जब फेलियर का इतना हाई रिस्क है तो सक्सेस तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को हम इंक्लूड करते हैं कि भाई ये तो बहुत ही परेशान कुन जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। अब इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास यस 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 यहाँ से रूट कॉज एनालिसिस से देखना है हमने। ठीक है। कि जब हम डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट को मैनेज करना चाहते हैं तो उनकी रूट कॉज एनालिसिस कैसे करते हैं और रूट कॉज होती क्या है। अच्छा, रूट कॉज जो है ना वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। कि प्रॉब्लम थी क्या, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। कि कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो पेश कर रहा होता है। ठीक है। कि क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो देगा आपको। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट करने के बाद हम उसके अकॉर्डिंगली डेटा को गैदर करेंगे। ठीक है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ कुछ यूज़ केसेस, कुछ स्टेटमेंट्स के मुताबिक हम डेटा को गैदर करेंगे। ठीक है। फिर हम डेटा को गैदर करने के बाद कुछ रीजनिंग, कुछ कैजुअल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। और उन रीजनिंग पे, उन फैक्टर्स की डिपेंडेंट हम रूट कॉज डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। जैसे ही हमारे पास रूट कॉज आ जाएगी, जाहिर सी बात है जब हमारे पास कॉज आ गई, ठीक है, तो कॉज को सिंपल हमने सॉल्यूशन में तब्दील करना है, यानी कि हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उस इम्प्लीमेंटेशन करनी है, मैनेजमेंट करनी है सॉल्यूशन की उस रूट कॉज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। ठीक है। तो ये पूरा मामला है, ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसकी बिना पे हम एनालिसिस कर सकते हैं रूट कॉज की। ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हमने वाई के बलबूते पर कौन कौन से रीजंस हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। और मज़ीद उन उन रीज़न से कौन कौन से कॉज बन सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। और जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं कि आपने प्रॉब्लम को गैदर करना है, डिफाइन करना है, डेटा को गैदर करना है उस प्रॉब्लम की बेसिस पे। ठीक है। रीजनिंग और फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है। और उन रीजनिंग की बिना पे आपके पास कौन कौन से कॉजेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है। उसके बाद जो है वो हमने सॉल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है। ठीक है। तो इसके थ्रू हम कॉज जो है वो कॉज, रूट कॉज को फाइंड करने का एक एनालिसिस है। यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास रूट कॉजेस कौन कौन से हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट के लिहाज से। ठीक है। प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट के लिहाज से रूट कॉजेज कौन कौन से पॉसिबल रूट कॉजेज हैं उनको देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक बिजनेस केसेस, ये यही 2-3 रूट कॉजेज देखने हैं। तो सर ने इसको इम्पॉर्टेंट करार दिया, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 16 है, सबसे लास्ट चैप्टर है, यानी कि हम उल्टा चल रहे हैं। ओके। तो अच्छा, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक बिजनेस केसेस। ठीक है। हमारे पास अनरियलिस्टिक बिजनेस केसेस हैं, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अनरियलिस्टिक बिजनेस केसेस पे बेस कर रहा है। बिजनेस केसेस से यहाँ पे क्या मुराद है, यानी कि हमने इवैल्यूएशन नहीं की हुई बेनिफिट की, कॉस्ट की, रिस्क की। ठीक है। जो कि इस प्रोजेक्ट से हमें मिलने वाले हैं।
ठीक है, अगर हम इवेल्युएट ना करें, अगर हम इस पर कैलकुलेशन ना करें, ठीक है, और बिल्कुल रियल वाली जो बेनिफिट हमें मिलेगा, रियल कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, और रियल रिस्क और अजम्पशंस हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, अगर हमारे पास कहीं ना कहीं फेलियर आ गया, ठीक है, तो उसके मुताबिक, उस फेलियर के मुताबिक कोई प्रेफर्ड सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है, ठीक है। अगर इस तरह की प्लानिंग आपके पास नहीं होगी तो रीज़न जो है वो आपको पता है, ठीक है। रीज़न क्या होगा, आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो ट्रबल्ड या फिर डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट कहलाएगा। प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूटिव लेवरेज। यहाँ से ये मुराद है, एग्जीक्यूटिव लेवरेज से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट की फाइनेंस के लिए आप डेब्ट का यूज़ करते हो, आप कोई कैपिटल बोरो करते हो, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे लेवरेज का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि आपने क्या कहते हैं मनी बोरो किया है ताकि आप अपने प्रोजेक्ट के जो एसेट्स हैं उनको फाइनेंस कर सको, ठीक है। अगर इस चीज़ के ऊपर आपका प्रोजेक्ट बेस करता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस बारे में बताया गया है हमें। क्लाइंट कैन नॉट रियली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। क्लाइंट जो है ना, ये कह सकते हैं कि नॉन टेक्निकल है और उसको रिक्वायरमेंट नहीं पता, वो जिस गोल और ऑब्जेक्टिव के तहत यहाँ पे आया है, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन उसको नहीं पता, प्रोजेक्ट को डिफाइन करना, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके रूट कॉजेज़ क्या हैं, उनको डिफाइन करने में अगर फेल हो जाए तो भी आपके मामला ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द आर्ट एंड इमेच्योर टेक्नोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब जो है ना वो ये है कि आपने, यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर हाउस है या फिर जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तो आपने क्या किया है, बेस्ट अवेलेबल जो था ना, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या है, बेस्ट अवेलेबल, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निक को यूज़ करते हुए, ठीक है, आप कोई काम करो। यानी कि अभी कौन सी बेहतरीन लैंग्वेज चल रही है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो हम रिएक्ट नेटिव की बात कर लें अगर, ठीक है, तो आप जो है ना मैच्योर लैंग्वेज पे काम नहीं कर रहे जिस पे बरसों से काम होता हुआ आ रहा है और वो सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इस बात पे डिपेंड करते हो कि भाई अभी क्या चल रहा है उस पर काम करते हैं। हो सकता है वो अभी चल रहा हो, कुछ अरसे के बाद वही पुरानी चीज़ आ जाए जो कि मैच्योर थी और उस पर बरसों से काम होता हुआ आ रहा था। तो ये वाली बेवकूफ़ी जो करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है लैक ऑफ क्लाइंट ऑनरशिप। इससे क्या मुराद है लैक ऑफ क्लाइंट ऑनरशिप? यहाँ पे क्लाइंट ऑनरशिप से मुराद ये बात होगी कि हाँ, ये कह सकते हैं हम कि प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में, ठीक है, आप जो है एज अ डेवलपर, एज अ जो है ना क्या कहते हैं टेस्टिंग एनालिसिस, एज अ बिजनेस एनालिसिस, आपने क्लाइंट की हेल्प करनी है, क्लाइंट को पर्सनली तौर पे इस बात की फीलिंग देनी कि भाई हाँ आपका प्रॉब्लम जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, और बाकायदा उसको इंश्योर करना है उस बात को कि भाई देखो हम आई विल गेट इट रिजॉल्व, ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन और आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा एंड आई एम गोना हेल्प यू फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर क्लाइंट की आपको फीडबैक चाहिए, क्लाइंट का रिव्यू चाहिए, ठीक है, तो क्लाइंट से आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लाइंट का अच्छा खासा ओनरशिप होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी रिक्वायरमेंट, आपका ऑब्जेक्टिव आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अनरियलिस्टिक टाइम स्केलिंग से क्या मुराद है, इसकी बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की। अनरियलिस्टिक टाइम स्केलिंग से मुराद ये है, हम ये कह सकते हैं कि हाँ, तो अब जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा ना, जो कि डेवलपर को मैनेज कर रहा होगा, उनके तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो जो है ना टाइम स्केल को मैनेज नहीं कर पा रहा, ठीक है, या फिर टाइम स्केल जो है वो मैनेज नहीं हो रहा, टाइम पर काम नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि हर स्प्रिंट पे, अगर आप हर स्प्रिंट साइकिल पे जो डेवलपर्स हैं वो अपना काम जो है ना नहीं कर पा रहे हैं या काम की कंप्लीशन नहीं हो रही है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं ना वो अप्रोप्रिएटली यूज़ नहीं किए जा रहे, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होगा, ठीक है। और लास्ट वन में ये कहा गया है, बस इनको आपने दिमाग में रखना, याद नहीं करना, ठीक है। इससे होगा कि बस आपने रूट कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं इसको दिमाग में रखना है प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट के लिहाज से, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि आप क्या करते हो, अपने प्रोजेक्ट को डिकम्पोज कर लो तो सेगमेंट्स के अंदर, फिर उन स्मॉलर सेगमेंट्स को आप उस स्मॉलर सेगमेंट्स पे काम करने के बाद आप ओवरऑल प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हो, तो उससे बहुत आसानी हो जाती है। प्रोजेक्ट जो है वो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हर कंपोनेंट पे फुली तौर पे क्या कहते हैं अटेंशन के साथ काम किया जाता है और फिर उसको बाद में कंबाइन कर दिया जाता है।
तो अगर ये वाली प्रॉब्लम हो कि आप प्रोजेक्ट को सही तरह आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया या स्मॉलर प्रोजेक्ट में आपने स्मॉलर सेगमेंट्स में सही तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो ये भी एक फेलियर है बहुत बड़ी। ठीक है, ये हमने तमाम रूट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई किया। इनमें से ज़रूरी नहीं आपको सारे दिमाग में है, जो पेपर में दिमाग में है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस मेरा समझाने का मकसद था कि कौन कौन सी जो थोड़े से कीवर्ड्स हैं दिमाग में नहीं आते। जैसे कि यहाँ पे बिजनेस केसेस का क्या मकसद था, यहाँ पे लेवरेजेस से क्या मुराद है, ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो क्लाइंट को दिमाग में होने चाहिए, यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट से क्या मुराद है या इमेच्योर टेक्नोलॉजी कौन सी है, ठीक है, क्लाइंट की ऑनरशिप से क्या मुराद है, टाइम स्केल से क्या मुराद है, ठीक है, और स्मॉलर प्रोजेक्ट से क्या मुराद है। इन चीज़ों को समझाना मकसद था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें भी हमारे रूट कॉजेज ही हैं, लेकिन जब हम एक प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं और उसकी इनिशियल स्टेज पे आ जाते हैं, यानी कि हम अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले प्रोसेस पे आ जाते हैं, तो फिर वो कौन से रूट कॉजेज होते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को एक डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट वाला मामला बना देते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत आसान है कि हमने अपने कॉस्ट, शेड्यूल, टाइम और कैपेबिलिटी एस्टिमेशन जो थी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी इतनी कॉस्ट है, इतने रिसोर्सेज पे लग रहे हैं, इतना टाइम लेगा हर प्रोजेक्ट सेगमेंटेशन के बाद, या फिर इतनी एस्टिमेशन होनी चाहिए, इस चीज़ को हमने प्लान नहीं किया। ठीक है, हम अपने रिक्वायरमेंट को सही तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, इसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, इसको आइडेंटिफाई करने में हम फेल हो गए। ठीक है, और क्लाइंट का और टीम का रिलेशनशिप बहुत 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 सिग्निफिकेंट है। अगर ये वो कम्युनिकेशन पुअर है, कम्युनिकेशन गैप है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। ठीक है, हमारे पास स्कोप एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, स्कोप क्रीप वाला मामला इसके अंदर आ जाता है। जब स्कोप भी डिफाइन नहीं होगा, गोल ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं होंगे, तो बहुत जो है ना आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है इस चीज़ की भी जो है ना आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपको 100% श्योरिटी नहीं देगा। ठीक है, और क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्लाइंट अगर इन्वॉल्व होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव और क्लियर और जो है ना एक आपको शेप नज़र आ जाएगी अपने प्रोजेक्ट की, हाँ मेरे प्रोजेक्ट का ये मकसद था। ठीक है, आपने अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की स्पेसिफिकेशन जो है वो सही तरह नहीं की। ठीक है, आपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वर्क की सेगमेंटेशन और उसके मुताबिक कौन कौन से जो है ना फंक्शंस उसके अंदर मौजूद हैं, उसमें कौन कौन से गोल्स हैं, उसको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया और उसका पूरा बाकायदा चार्ट नहीं बनाया, तो वो भी एक फेलियर की वजह है। प्लानिंग तो सबसे अहम है, प्लानिंग नहीं करेंगे टाइम की, बजट की, कॉस्ट की और स्कोप की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की, तो वो तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने रोल्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरह इक्वली क्लियरली डिफाइन नहीं किया। अगर डेवलपर नहीं पता, अगर किसी डेवलपर को ये नहीं पता होगा कि मेरा काम क्या है, मेरा क्या रोल है, अभी तक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कि या वो उसको कुछ भी काम दे दिया जाएगा। ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक काम नहीं दिया हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर होता है, क्योंकि उस डेवलपर को पता ही नहीं होता कि मेरा मकसद क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास जब प्रोजेक्ट की इनिशिएशन होती है, जब हम प्लानिंग वाला काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो उस वक्त की रूट कॉजेज हैं जिनको हमें दिमाग में रखना होता है। ठीक है, बस हम कुछ देखेंगे फिर इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब ये है सॉल्यूशन डेफिनेशन। जब हम हमारे पास चलो रिक्वायरमेंट आ गई ना, अब हम उसकी सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले सबसे फर्स्ट में आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं। ठीक है, फिर हम सॉल्यूशन की इंप्लीमेंटेशन पे काम करते हैं। वो जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई थी, ये उनके हर के अंदर कौन कौन से रूट कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रेस कहलाता है, उस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है, फेलियर टू अप्लाई एप्रोप्रिएट स्कोप मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम जो है स्कोप मैनेजमेंट को एप्रोप्रिएटली अप्लाई करने में फेल हो गए। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ना प्रोजेक्ट जो था वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं हुआ, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वाला मामला सही नहीं हुआ। ठीक है, उसको हम सही तरह कंट्रोल और मैनेज नहीं कर सके, उसका स्कोप क्रीपिंग अकर्स हो गई। यानी कि अगर स्कोप क्रीपिंग कैसे अगर हो गई, यानी कि अगर कोई आगे क्या कहते हैं चेंजेस अगर हो गई, ठीक है, तो अब अगर हमने कौन सी अप्रोच जो हमने यूज़ की हुई थी, एजाइल की यूज़ की हुई थी, वाटरफॉल यूज़ की हुई थी, यानी कि हमने कोई स्कोप की मैनेजमेंट ही नहीं की। ठीक है, तो अब उसके बिना पे जो फेलियर आएगा, कोई क्लाइंट की तरफ से चेंजेस आ गई, तो हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डिस्ट्रेस्ड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, रिस्क है।
पुअर चॉइसेस ऑफ टेक्निकल प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर, हमारे पास जो हमने आर्किटेक्चर जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करने वाले हैं, जिस आर्किटेक्चर पे हम काम करने वाले हैं, उसकी सिलेक्शन, उसकी चॉइस हमने ठीक नहीं की, या टेक्निकली तौर पे ठीक नहीं की। मतलब हम कहाँ कैसे डिप्लॉय करेंगे, कैसे टेस्टिंग करेंगे, कौन कौन से डिज़ाइनिंग प्रोसेस को हमने, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को हमने अगर करना है, कौन कौन से किस किस क्लाउड की क्या ज़रूरत है, डेटाबेस, यानी कि तमाम चीज़ों को अगर हम प्लेटफॉर्म को सही तरह चॉइसिंग ना करें तो, सिलेक्शन ना करें तो। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, पुअर चॉइस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिक्वायरमेंट डेफिनेशन अप्रोच, ठीक है। रिक्वायरमेंट को सही तरह गैदर नहीं किया, रिक्वायरमेंट को सही तरह आइडेंटिफाई नहीं किया, रिक्वायरमेंट को सही तरह अप्रोचेस के मुताबिक, कुछ स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक उसकी जो प्रिपरेशन होती है, बाकायदा सिलेक्शन होती है, और अपने ऑब्जेक्टिव और गोल को किस तरह क्लियर करना है, इस चीज़ की जो एक कम्युनिकेशन गैप भी होता है दोनों के दरमियान में, तो यानी कि क्लाइंट और टीम के दरमियान में, उस चीज़ को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन की जो प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा रहेगी, ठीक है। और हमने सही तरह डिज़ाइन रिव्यूज़ पे काम नहीं किया, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे काम नहीं किया, ठीक है। तो इस चीज़ का अगर लैक हो, ठीक है, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज वो नहीं है, ठीक है, जिन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट जो अगर लिया है किसी से, तो उसके मुताबिक हमारे पास स्किल्ड रिसोर्सेज होनी चाहिए, स्किल्ड मैनेजमेंट होनी चाहिए, स्किल्ड डेवलपर्स होने चाहिए। इस चीज़ को हमने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे सॉल्यूशन डेफिनेशन, ठीक है, रूट कॉजेज, जब हम कोई सॉल्यूशन को बाकायदा डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, लास्ट हम चीज़ देख रहे हैं, बस सर ने इस चीज़ को देखने के लिए कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, सॉल्यूशन डेफिनेशन थी, इसके बाद सॉल्यूशन डेवलपमेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन को डिफाइन कर दिया, अब सॉल्यूशन को डेवलप करेंगे, फिर सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ ताकि ना कन्फ्यूजन ना फैले। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने रूट कॉज एनालिसिस किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रूट कॉजेज थे किसके, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्शन के, ठीक है, कि प्रोजेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। उसके बाद था कि आप जब प्रोजेक्ट को प्लान करते हो और इनिशियलाइज करते हो, ठीक है, उसमें कौन कौन से रूट कॉजेज हैं। फिर था सॉल्यूशन जब डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर था सॉल्यूशन की डेवलपमेंट, फिर था हमारे पास सॉल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन की डेवलपमेंट पे चल रहे हैं अभी हम ना, ठीक है। इसमें भी हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास अगर कोई चेंज आ जाए, चेंज कंट्रोल को प्रॉपर तौर पे हमने मैनेज नहीं किया, अगर इन एनी केस हम किसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं और आगे कोई चेंज आ जाए, ठीक है, तो चेंज मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा आर्ट है और उसको हमें समझना होगा, ठीक है। इन एप्रोप्रिएट या इन एक्यूरेट या इन एडुकेट ट्रेनिंग नहीं है और सुपरविजन नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्लाइंट के साथ कैसा रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना, इनकी ट्रेनिंग, ठीक है। और क्लाइंट के रिव्यू को, क्लाइंट के फीडबैक को एप्रोप्रिएटली किस तरह गैदर किया जाए, किस तरह लिया जाए, इस चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। और यानी कि आउटसाइड जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ पुअर मैनेजमेंट, ठीक है। पुअर मैनेजमेंट किस चीज़ के लिहाज से, यानी कि आउटसाइड जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनसे आपने जो है ना मल्टीपल चीज़ों को अकर करना है अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। और हमारे पास टेस्टिंग और इंटीग्रेशन अप्रोचेस को फॉर्मली तौर पे नहीं किया जाता, वो अनफॉर्मली तौर पे, इनफॉर्मल तौर पे जो है ना हम उसको रायगा कर देते हैं, हम उसको अनफॉर्मल तौर पे जो है ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं विदाउट अप्रोचेस, विदाउट स्ट्रेटजीज़, विदाउट टेस्टिंग, प्रॉपर टेस्टिंग टूल्स, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये हमारे पास जो है ना, ये तमाम जो लैग्स हैं, ये लैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने तमाम अगर चेंज मैनेजमेंट आ जाए, ठीक है, क्लाइंट के साथ कैसा कम्युनिकेशन बिहेवियर रखना है हमने, ठीक है, क्लाइंट के रिव्यू को, फीडबैक को, उसकी ऑब्जेक्टिव को किस तरह गैदर करना है। जितना अच्छा हम रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे उतना अच्छा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, उतना क्लियर हमारी पास जो है ना वो प्रोजेक्ट का जो पिक्चर होगा, ठीक है। और आउटसाइड जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे से इन्वॉल्व हैं उनके साथ कितना मैनेजमेंट करनी है, उनके साथ कम्युनिकेशन गैप कितना प्रॉपर होना चाहिए, तो ये रिलेशनशिप के ऊपर आता है आपके, ठीक है। और टेस्टिंग और इंटीग्रेशन जब आप कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट की, उसके अंदर जो अप्रोचेज यूज़ करनी होती हैं वो बहुत दिमाग लगा के सही तरह यूज़ करनी होती हैं। लास्ट वन देख लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया था हमारे पास, ये बहुत अहम भी है, इनएक्यूरेट एंड इनएडुकेट क्लाइंट एंड यूज़र ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। यहाँ पे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट की जो बात हो रही है ना, उससे मकसद ये है कि आपने क्या करना होता है, हम ये कह सकते हैं कि आपने अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है, आपका जो एंड यूज़र है उसके साथ आपने जो है ना कम्युनिकेशन करनी है ट्रेनिंग गोल्स की क्लियरली तौर पे, ठीक है, कि कौन कौन से गोल्स हैं,
जो आपके प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हैं, क्या बजट होगा, क्या शेड्यूल होगा, ठीक है। जब जब आप फ्री हैं आप हमें किस तरह अपनी इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं, ठीक है। एंड यूज़र से उसका फीडबैक और उसका रिव्यू कैसे लिया जाए, इसके बारे में हम ट्रेनिंग देते हैं अपनी टीम को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एंड यूज़र को भी, कि हम आपस में अच्छा कम्युनिकेशन गैप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अपना अच्छा रिलेशनशिप कैसे अच्छा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारा एंड प्रोजेक्ट है उस पर एक अच्छा असर डले और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इन द एंड सक्सेसफुल रहे, ठीक है। और वो एक डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट ना कहलाए, ठीक है। सबसे अहम रोल यही होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है टीम के साथ जो है ना बहुत अच्छा हो, ताकि आपका जो एक बीच में एक वो रह जाता है ना कि ये चीज़ क्लियर नहीं है, जो क्लियरिटी वाला मामला है ना ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है कैटास्ट्रॉपिक फेलियर विद नो मिटिगेशन प्लान्स, ठीक है। कैटास्ट्रॉपिक फेलियर होता है, ये कह सकते हैं कि एक ना मुकम्मल तौर पे सडन अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन होता है, एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन फेलियर होता है, ठीक है। वो अक्ल हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में, तो आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल जीरो पे आके खड़ा हो जाएगा। अगर 100 पे भी होगा ना, उस फेलियर की बिना पे आपके पास जीरो पे आके खड़ा हो जाएगा, ऐसा फेलियर, ठीक है। बिल्कुल सडन है ना, बिल्कुल एकदम से झटका लगे और आपका प्रोजेक्ट बंद, ठीक है। तो अगर आपने मिटिगेशन प्लान्स नहीं किए होंगे, मिटिगेशन प्लान से क्या मुराद है, कुछ प्लानिंग प्रोसेसेस, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शंस को, रिक्वायरमेंट को, ठीक है। प्लानिंग और जोनिंग वाली जो तमाम चीज़ें हैं ना, कि आपका बजट, आपका फीचर्स, आपके रिसोर्सेज, आपकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैच्योर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ठीक है, और रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाली मामला को बिल्कुल क्लियर करते हुए, इन तमाम चीज़ों को आपने मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और मिसिंग अ क्रिटिकल गो लाइव डेट, यानी कि आप उस डेट को ही भुला दो जिसमें आपने आपकी जो चीज़ थी वो बिल्कुल अवेलेबल थी कि भाई वो लाइव हो जाए। यानी कि गो लाइव डेट वो चीज़ होती है, यानी कि वो डेट होती है, वो टाइम होता है, यू कैन से कि एट विच समथिंग बिकम अवेलेबल फॉर यूज़, यानी कि आपका काम जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, अब वो आपका प्रोडक्ट जो है ना वो बिल्कुल यूज़ के काबिल है, ठीक है। तो आपने उस डेट को ही क्या कहते हैं मिस कर दिया। तो यहाँ तक हमारा था, ये हमारा चैप्टर नंबर 16 था। इसको आपने देखना है 4-5 स्लाइड को, तो आपके चैप्टर नंबर 16 की जो तैयारी है वो मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह।